मेरे पति शिवम का बुरा एक्सीडेंट हुआ था। जैसे तैसे घर वालों को खबर कर दिया था उन्होंने। पापा, मुझे बचा लो, हमारा बहुत बुरा एक्सीडेंट हो चुका है। किसी ट्रक ने हमारी स्कूटर को मार दी। मेरा खून बहुत बह चुका है। मेरे दोस्त हेमंत मर चुके हैं। शायद मैं भी बच ना सकूं। नंदनी का ख्याल रखना। शहर के एक बड़े हॉस्पिटल में भारी उम्मीदों के साथ मेरे ससुर ने शिवम को भर्ती कराया था। वे रोड के बीच में बेसुध अवस्था में पड़े थे। गाड़ी का एक पहिया उनकी जांघ के बीचों बीच से निकल गया था। हाथ पैरों में कई जगह फ्रैक्चर थे। हेलमेट के कारण सिर तो बच गया, पर चेहरा बुरी तरह जख्मी था। पास ही हेमंत की लाश पड़ी थी। यह सब देखने की नंदनी में हिम्मत ही कहाँ थी। यह तो साथ में गए नंदनी के देवर राघव व गांव वाले ने ही बतलाया था। नंदनी तो सासू माँ और बिरादरी की अन्य औरतों के साथ हॉस्पिटल सीधी पहुंची थी। वहीं सुना हेमंत की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में ले जाया जा रहा था। हॉस्पिटल के वेटिंग रूम में तमाम ग्रामीण व रिश्तेदार जमा थे। वे आपस में चर्चा कर रहे थे। नंदनी के कान उनकी बातें सुनने में लगे थे। व्याकुल दशा में उसका दिल धक धक कर उसको ही सुनाई दे रहा था। नंदनी तन मन को संतुलित करने का प्रयास कर रही थी। सासू माँ का रुदन थम नहीं रहा था। आंसुओं की मानो बाढ़ आ गई थी। पड़ोसी महिलाएं उन्हें शांत करने का प्रयास कर रही थी। नंदनी का ध्यान उन लड़की की बातों में लगा था जो कुछ दूर धीमे धीमे बतिया रही थी। कोई तो बता रहा था, यार, गाड़ी का पहिया उसकी कमर व जांघ से होकर निकल गया था, जिसका निशान साफ दिखाई पड़ रहा था। हमने जायजा लिया था कि कितनी चोट लगी है। कमर व जांघ की हड्डी चूर चूर हो गई थी। हालत बड़ी गंभीर लगती है। नंदनी ने सुना तो जैसे उसे बेहोशी सी छाने लगी। उसके मुंह से घुटी घुटी चीख निकल पड़ी। औरतों ने सुना तो वे नंदनी की ओर लपकी, फिर उसे पास ही बिछी चटाई पर लिटा दिया गया। ननंद भाभी को अखबार से पंखा झलने लगी। हालांकि हॉस्पिटल के पंखे भी चल रहे थे। नंदनी कुछ देर बाद तनिक सामान्य हालत में आ गई थी। वो घुटने सिकोड़ कर लेटी रही। औरतें धीरे धीरे फुसफुसा रही थीं। दूर से आदमियों की हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थीं। कुछ ही क्षणों बाद कोई नर्स आईसीयू से बाहर आई। तीमारदारों ने उसे घेर लिया। हालात के बारे में पूछने लगे। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, डॉक्टर लगातार देख रहे हैं, कहकर वह तेजी से दूसरी वार्ड में चली गई। हॉस्पिटल वाले लोगों को आईसीयू में घुसने नहीं दे रहे थे। उनका कहना था कि घर वालों को देखकर मरीज को दिल का दौरा पड़ सकता है। अभी 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि एक वार्ड बॉय आईसीयू से बाहर निकला। उसकी चाल में धीमापन था। चेहरे में हताशा की कालीमा पुती हुई थी। शमशान सी उदासी। वह बिना इधर उधर देखे मंथर गति से बाहर की ओर बढ़ रहा था। दो एक ने उसे रोक कर पूछना चाहा, पर वह रुका नहीं, चलता ही गया। चलते चलते हाथ इस प्रकार हिला रहा था मानो कह रहा हो, मुझे पता नहीं। हाथ हिलाने से यह भी अर्थ निकलता था कि मुश्किल है। यह भी समझा जा सकता था कि अब कुछ नहीं बचा। लगभग सभी नजरें उसी पर थीं। उसके हाथ हिलाने का सब मन ही मन अपने अपने ढंग से अर्थ निकाल रहे थे। राघव ने भाभी की ओर देखा। आंखों में प्रश्न चिन्ह थे। नंदनी ने इशारे से राघव को वार्ड बॉय का पीछा करने को कहा। राघव समझ गए और धीरे धीरे अपने कदम बाहर की ओर बढ़ा दिए। जब लौटे तो मुरझाए हुए थे। डूबते कदमों से मेरे पास आए और बोले, माँ जी ने कहा है अपनी भाभी को घर पर पहुँचा, चलो घर चलते हैं। वे नज़र उठाकर मेरी ओर नहीं देख रहे थे। मैं सशंकित होते हुए उठी। पूछा, क्या कहा उसने? 4 घंटे बाद डॉक्टर ही बतलाएंगे। राघव ने फिर माँ जी से कहा, मैं भाभी को घर पहुँचाने जा रहा हूँ। माँ जी ने सहमति में सिर हिलाया। मुझे लगा किसी को भी मेरा यहाँ रुकना अच्छा नहीं लग रहा था। एक तो यहाँ स्थिति नाजुक थी, दूसरा मैं गर्भवती थी। 5वां महीना चल रहा था। ऐसे में मुझे वहाँ रुकना कौन पसंद करेगा। मैं घर चली आई। खाली घर भाई भाई सा खाने को दौड़ रहा था। मैंने पलंग पर सिरहाने रखे, उनके स्वेटर को उठा लिया। पलंग पर गिरकर जोर जोर से रोने लगी। बड़े जतन से मैंने उनका स्वेटर बुना था। जब पूर्ण होने को आया तो राघव को मेरा रुदन बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उनका खुद भी गला भर आया था। यह कहकर कि भाभी अपना ख्याल रखना, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। और बिना पानी पिए ही वे लौट गए। कल रात्रि से परिवार वालों के गले में अन्न का एक दाना भी नहीं गया था। मकान की पिछवाड़ी बनी झोपड़ियों में नौकर व बटाईदारों के परिवार रहते थे।
घर में मालिक लोगों के आने की खबर पाकर एक नौकर की बीवी अपने घर से दूध गर्म लेकर आई थी। वह बोली, बीबी जी, दूध लाई हूँ, पी लीजिए। बच्चे की खातिर आपके पेट में कुछ जाना आवश्यक है। वह दूध का गिलास मेज पर रखकर कुछ दूर खड़ी होकर बोली, मालिक लोगों के आने में समय लगेगा, मैं यहीं हूँ। आपको जो कुछ भी चाहिएगा बतला दें। बाहर जानवरों का सारा काम हमने कर दिया है, लाइट वगैरह भी हम जला देंगे, आप चिंता ना करें। पानी की मोटर हम चालू कर देते हैं, कहकर नौकरानी बरामदे के बिजली के स्विच की ओर बढ़ गई। अपने घर का भी कुछ काम काज निपटाकर नौकरानी फिर से हमारे मकान में आ गई। आवाज़ देकर बोली, बीबी जी, दूध पिया कि नहीं? दूध वैसे ही पड़ा देखकर दुखित मन से बोली, बीबी जी, यह तो अच्छी बात नहीं। बच्चे को बचाने के लिए आप कुछ न कुछ खाना पीना तो होगा ही, बच्चा भूखा होगा। उसने जीत कर दूध का गिलास मुझे पकड़ा दिया। बोली, बीबी जी, मालकिन को पता चलेगा कि हमने आपको कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया तो वे बहुत नाराज़ होंगी। हम क्या जवाब देंगे? मैंने ठंडा हो गया दूध पी लिया। वह ठीक ही कहती थी, बच्चे की खातिर मुझे कुछ न कुछ लेना ही था। वह पानी का जग और गिलास रख कर गई थी। मैं तकियों को सीने से दबाए फिर लेट गई। मेरा ध्यान हॉस्पिटल की ओर ही था। आशा निराशा के भंवर में मेरा मन डोल रहा था। कभी कभी ऐसा लगता जैसे आंधी तूफान के तेज झोंके में मेरी नौका बच ना सकेगी, कई कई मीटर उछलती लहरों में सदा के लिए डूब जाएगी। चिंतातुर में बार बार करवट बदल रही थी। मुझे किसी भी प्रकार से चैन नहीं आ रहा था। विचार बार बार मन में कौंध रहे थे कि कहीं वे नहीं बचे तो मेरा जीवन, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, कोई उन्हें बचा लो। मैंने घूमड़ आए अपने आंसुओं को तकिए से पूछा। जब मन कुछ हल्का हुआ, स्मृति पटल पर अतीत की सुखद यादें उभरने लगीं और कुछ कुछ ऊहापोह में लिपटी भयभीत कर देने वाली यादें तड़प पैदा करने लगीं। हमारा संग साथ कॉलेज के दिनों से ही अटखेलियाँ खेलता चला आ रहा था। तब मैं फर्स्ट ईयर में थी और शिवम फाइनल में थे। हम पैदल ही कॉलेज आते जाते थे, पर इधर कुछ महीनों से आने जाने में एक दूसरे का इंतज़ार करने लगे। सिलसिला चलता रहा, परीक्षा आ गई, सबने सबको विदाई दी। उस दिन हम दोनों ही उदास थे। हमें पता ही नहीं चला कि हमें कब एक दूसरे से प्रेम हो गया। रास्ता मेरे घर के पास से ही जाता था। मैं इंतज़ार करती, वे मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते थे। कहते हैं इश्क मुश्क, खांसी और खुशी छिपाए नहीं छुप, कभी न कभी उजागर हो ही जाते हैं। गांव के लड़के लड़कियों को कभी इसकी भनक लग गई थी, पर ठाकुर मनोहर से भी दुकान के किसी परिचित ने बात छेड़ी। ठाकुर साहब को यकीन हुआ ही नहीं। बात टालते हुए सशंकित भारी मन से वे घर लौट आए। ठाकुर साहब बचपन से ही जातिवाद के कठोर हिमायती थे। उन्हें अन्य पिछड़ी जातियों से कोई शिकायत नहीं थी, पर वे ब्राह्मणों से खार खाते थे। कभी किसी पंडित ने उनके सीधे साधे पिता को ठगा था। एक पुरोहित ने शादी में दूसरे पक्ष के पुरोहित से मिलकर दोनों जजमानों की खूब लूट खसोट मचाई थी। ऐसी ही कई बातों के कारण उनके मन में ब्राह्मणों के प्रति नफरत भर गई थी। हर कोई इस बात को जानता था कि ठाकुर साहब ब्राह्मणों के नाम से नाक भाव सिकुड़ते हैं, पर जब दुकानों महफिलों में ठाकुर साहब के लड़के शिवम और महेश की लड़की नंदनी के प्रेम प्रसंग का जिक्र आता तो वे लोग मुंह दबाकर हंसते। शाम के वक्त घर पहुंचकर ठाकुर साहब ने बाहर से ही शिवम को आवाज़ देकर बाहर बुलाया। वे गुस्से में थे, दहाड़ कर बोले, क्यों रे, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? तो क्या ब्राह्मण की लड़की के चक्कर में पड़ा है? शिवम इस अकस्मात आक्रमण से सन्न रह गया। उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकली। तुझे शर्म नहीं आई? एक ठाकुर होकर ब्राह्मण की ही लड़की तुझे पसंद आई? कुछ तो शर्म करता। शिवम अंदर अपने कमरे में चला गया। पापा की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। अब वह यही कोशिश करता कि वह अपने पापा के सामने ना आए। कुछ समय बाद ठाकुर साहब ने उसका विवाह करने की सोची। 2-1 जगहों से लड़कियों के फ़ोटो भी उपलब्ध किए। शिवम की माँ ने उसे फ़ोटो दिखाते हुए शादी की बात की तो शिवम ने फ़ोटो देखने से इनकार कर दिया। उसने कह दिया, मुझे शादी नहीं करनी है। इसी तरह समय निकलता गया। महीना व साल गुजर गया। अब हम दोनों का मिलना जुलना तो कम हो गया, पर दिल में आकर्षण बना रहा। मेरे पिताजी को भी मेरी शादी की चिंता सताने लगी। उन्हें भी पता हो गया था हम दोनों के प्रेम प्रसंग का। उन्होंने मुझे डांट लगाई थी कि मैं आइंदा शिवम से ना मिलूं।
वे जानते थे कि ठाकुर साहब कट्टर ठाकुरवादी हैं, जो शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। वे स्वयं तो शादी करने की विरोधी नहीं थे, अपने बच्चों के लिए वे कुछ भी करने को तैयार थे। मैंने ही अपनी माँ से कहा, माँ जी, अगर शिवम कहीं और शादी कर लेते हैं तब मुझे कहीं भी शादी करने से कोई एतराज़ नहीं होगा, पर अभी मेरी शादी तय नहीं करी तो अच्छा होगा। आखिर जब ठाकुर साहब को 2-1 बार हार्ट अटैक पड़ी तो उनकी पत्नी ने चिंतित होकर उनसे आग्रह किया, अब अपनी जिद छोड़ दो, लड़की मेरी देखी भाली है, ठीक है, अपनी जाति की जिद में लड़के को भी खो दोगे। वह उससे शादी करना चाहता है, अन्यथा कहीं नहीं करना चाहता। देखो, तुम हार्ट पेशेंट हो, इससे तुम्हें और धक्का लगेगा, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। उसकी बात मान लो। आखिर ठाकुर साहब मान गए। उन्होंने मेरे पिताजी को अपने घर बुलवाया, संयम व शालीनता के साथ हमारी बात सामने रख दी और शादी का प्रस्ताव रखा। मेरे पिताजी एक निर्धन परिवार के किसान थे, उन्हें क्या आपत्ति थी। अच्छे माकूल घर में लड़की को देने में उन्हें कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। शादी संपन्न हो गई। ठाकुर साहब ने महिला संगीत व प्रीति भोज की पार्टी एक साथ निपटा दी। कुछ दिन तक गांव तथा समाज में अच्छी व बुरी प्रतिक्रियाएं होती रही, फिर लोगों ने इसे भुला सा दिया। अब सब सामान्य सा हो गया। इधर हमारा दाम्पत्य जीवन सुख कर बीत रहा था। घर के लोग मेरे अच्छे व्यवहार व काम से संतुष्ट थे। मुझे परिवार में एडजस्ट होने में अधिक समय नहीं लगा। शादी से पूर्व के विवाद पर न घर वाले बात करते और न हम। शिवम एक मशहूर कंपनी में फील्ड का काम देखते थे। उन्हें अधिकांश दूर दराज जिलों में सामान की सप्लाई करना व खराब मशीनों की रिपेयरिंग करने का जिम्मा सौंपा गया था। इसी काम से उस दिन वे मसूरी से लौट रहे थे कि रास्ते में अतीत की यादें घबराहट में ठहर गई। मैंने घड़ी की ओर देखा। रात्रि के 2 बज रहे थे, लेकिन हॉस्पिटल से न कोई आया और न ही कोई खबर आई। कुर्सी डालकर मैं बरामदे में बैठ गई। बाहर से चैनल गेट बंद था। बिजली का प्रकाश दूर दूर तक फैला था। तभी मुझे किसी बाइक की आवाज़ सुनाई दी। रात के सन्नाटे में यह आवाज़ डरावनी सी लग रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बाइक आकर गेट पर रुक गई। बाइक से 2 लोग उतरे थे। वे उतर कर कुछ बातें कर रहे थे। उनकी नज़रें उस सड़क को ताक रही थी जिससे वे आए थे। शायद किसी का इंतज़ार था। वे रुके क्यों, सीधे घर क्यों नहीं आए, या कहीं उनकी। मेरे मन में तरह तरह के विचार कौंधने लगे। मैं बरामदे में खड़ी हो गई। मैंने चैनल जोर से जकड़कर पकड़ लिया था। मेरे पैर काँप रहे थे। मुझे हॉस्पिटल के उस वार्ड बॉय के हाथ के एक्शन का बार बार ध्यान आता जाता था। वह हथेली को नकारात्मक ढंग से हिलाता हुआ सुस्त चाल में चला जा रहा था। उसके हाव भाव से मुझे लगा जैसे वह अपने असली होश हवास में नहीं था, या उसने कुछ गलत देखा था जिसका प्रभाव उसके दिलो दिमाग में घूम रहा था। मेरे विचारों की श्रृंखला फिर से तब टूटी जब मैंने कुछ कारों और मोटरसाइकिलों की आवाज़ें सुनी। उनका प्रकाश भी दूर सड़क तक फैल रहा था। कुछ ही क्षणों में तमाम कारें व मोटरसाइकिलें मुख्य रोड से लिंक रोड की ओर मुड़ गईं। प्रांगण का गेट खुला हुआ था। वे सब कारें घर के प्रांगण में प्रवेश कर गई। मैंने बरामदे का चैनल खोल दिया था और जिज्ञासावश मैं बाहर आ गई। तभी कारों से महिलाएं व पुरुष बाहर निकले। महिलाओं की ओर से घुटी घुटी रोने की आवाज़ें आ रही थी। ससुर जी ने भारी गले से आज्ञा दी, शिवम को गाड़ी से बाहर निकालो। सफ़ेद कपड़े में लिपटी शिवम की बॉडी को बाहर निकालकर पोर्च के नीचे लिटा दिया गया। मैंने देखा और पछाड़ कर बॉडी पर गिर गई। औरतें भी जोर जोर से रोने लगीं। गांव वाले आवाज़ सुनकर आने लगे थे। लोग चर्चा कर रहे थे। वह तो उसी समय ख़त्म हो गया था जब नर्स और वार्ड बॉय बाहर आए थे। उस समय 6 बजे का समय रहा होगा। हॉस्पिटल वालों ने एक दिन का मेडिकल बिल बढ़ाने के लिए बॉडी को रोके रखा था। मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। विधवा नारी का जीवन भी क्या जीवन होता है। वह अनूठा प्यार जिसकी खातिर हमने सालों साल संघर्ष किया। लोगों के ताने सुने, घर की फटकार सुनी, समाज में फैली जाति प्रथा का सामना किया, बड़ी मुश्किल से विजय हासिल की। पर यह हमारी विजय कहाँ थी। यह तो जीवन की भयानक हार साबित हुई। अब मेरा क्या होगा। इस पहाड़ से जीवन को कैसे ढो पाऊंगी। कितने प्यारे थे, सबके दुलारे थे। अब क्या होगा मेरा। ठाकुर साहब का इलाके भर में मान था। दाह संस्कार तथा पीपल पानी में भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। सबकी सहानुभूति उनके परिवार के साथ थी। धीरे धीरे परिवार का दुख कम होता गया।
पर मैं उन्हें कैसे भूल पाती। उनकी निशानी दिन प्रतिदिन मेरे गर्भ में बढ़ती चली जा रही थी। आखिर एक दिन उनका प्रतिरूप कन्या बनकर इस धरातल पर उतर आया। घर में बच्ची की रुदन व किलकारी का स्वर सबको आनंद व विभोर करने लगा। ऐसे लगा जैसे घर का सूनापन बच्ची की स्वर लहरी में कहीं बहने लगा हो, उदासी का घना बादल छट रहा हो। बच्ची बहुत सुंदर थी, सो वह सबके हाथों हाथ रहती थी। खाली समय में राघव ही उसे अपनी गोदी में बिठाकर घुमाया करते थे। राघव नौकरी के लिए दिल्ली जाने की सोच रहे थे, पर घर में दुर्घटना के बाद ठाकुर साहब ने उन्हें नौकरी करने के लिए मना कर दिया। वे स्वयं भी बूढ़े हो चले थे। फिर बड़े लड़के के निधन ने उनकी कमर ही तोड़ दी थी। सो वे चाहते थे कि छोटा लड़का राघव ही उनके सारे कामकाज को देखे। घर में रहने और अधिकतर बच्ची को अपने साथ घुमाने से राघव का लगाव मेरी ओर भी होने लगा। यह लगाव बच्ची के कारण था या मेरी टूटकर बिखर चुकी जिंदगी के प्रति दया भाव का था। यह भी हो सकता है कि भरी पूरी जवानी का उन्माद पिघल कर मेरी ओर पसर रहा हो। ऐसा नहीं कि यह उन्माद का ज्वर मात्र राघव की ओर से ही पनप रहा हो। स्वयं मुझे भी न जाने क्या होता जा रहा था कि मैं उनमें अपने पति शिवम का प्रतिबिंब देख रही थी। यही खिंचाव मुझे बेचैन कर जाता था। मैं कोशिश करती राघव मेरे पास ना आए। अगर घर वालों को उनकी मनसा की भनक तनिक भी लग जाएगी तो अनर्थ हो जाएगा। धीरे धीरे घर के भीतर फुसफुसाहट होने लगी। मम्मी ने पापा जी से कहा, राघव की शादी कर देनी चाहिए, अब वह सयाना हो गया है। पापा ने कहा था, हाँ तू ठीक कहती हैं, मैं बीमार रहने लगा हूँ, जिंदगी का क्या भरोसा। पर बेरोजगार को एकदम लड़की कहाँ मिलती हैं, कोशिश करनी पड़ेगी। इस कार्य में देरी होती गई। मम्मी बेचैन हो उठी। एक दिन उन्होंने पापा से कह ही दिया, तुम तो आंखें बंद किए रहते हो, घर में क्या हो रहा है तुम्हें पता भी है। आज मम्मी का मूड बहुत खराब था। आखिर क्या हो रहा है, हमें भी तो पता चले। पापा ने जिज्ञासा से पूछा। मम्मी को तनिक संकोच सा हुआ, फिर बोल ही पड़ी, अरे तुम्हारा लाडला जब देखो तब बच्ची के बहाने अपनी भाभी के कमरे में ही पड़ा रहता है। उसे मैंने डांटा भी है, पर बेशरम को फ़र्क पड़े तब ना। तभी तो मैं तुमसे उसकी जल्दी शादी करने की बात कह रही हूँ। मम्मी गुस्से में थी। अरे भाई, भाभी है उसकी, जाता है तो इसमें बुराई क्या है। पापा ने सामान्य ढंग से उत्तर दिया। इतने में ही बात होती तो मैं तुमसे क्यों कहती। वह तो बेशरम उसकी पलंग पर भी देर देर तक बैठने लगा है। कल कुछ ऊंच नीच हो जाए तो हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मम्मी खींच कर बोली थी। ओ, ये तो अच्छी बात नहीं। फिर कुछ सोच कर बोले, एक बात बता, ये दोनों एक दूसरे को चाहते हैं? जब चाहते होंगे तभी तो बेशर्मी की हद पार कर रहे हैं। मम्मी बोली। पापा कुछ सोचते हुए बोले, मैं तुम्हारी राय लेना चाहता हूँ, अगर तुम ठीक समझी तो। हाँ कहो, क्या कहना चाहती हो? भाई अगर बात इतनी आगे बढ़ गई है तो क्यों ना हम इन दोनों की शादी कर दें। बहू की ज़िंदगी भी संवर जाएगी और राघव की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। घर की जायदाद भी बंटने से बची रहेगी। पापा ने मम्मी से कह दिया, यह क्या कह रहे हो तुम, दिमाग तो ठीक है। अरे दुनिया क्या कहेगी। एक तो पहले ही पंडित की लड़की लाकर खूब खिल्ली उड़ी थी, अब फिर। मम्मी बोली, देख तो पहले इन दोनों का मन टटोल ले। राघव से कहना कि तेरे लिए तेरे पापा किसी लड़की वालों से बात कर रहे हैं, 2 दिन में खबर मिल जाएगी। पापा ने राय दी। अगर शिवम की तरह वह भी नहीं मानी तो? मम्मी सशंकित बोली, तब हमारे लिए लाचारी होगी। बहू अच्छी लड़की है, घर का घर में ही निपट जाए तो ठीक ही है। जहाँ तक बाहर वालों की टीका टिप्पणी की बात है, वह तो पहले भी हुई थी, फिर सब शांत हो गया। यहाँ भी लोग आलोचना करेंगे, फिर वे समय पर शांत हो जाएंगे। पापा ने कहा था, ठीक है देखती हूँ, क्या कहते हैं। मम्मी ने बूझे मन से कहा। शाम को मम्मी ने राघव से लड़की देखने की बात कही। राघव ने अनमनाते हुए मना कर दिया। फिर मुझसे पूछा, बहू तू क्या चाहती है, इसके लिए लड़की ढूंढें? मैंने कह दिया, इन्हीं से पूछो ये क्या चाहते हैं। फिर मम्मी सीधे असली बात पर आ गई। दोनों को आमने सामने बुलाकर बोली, क्या तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो? हाँ या ना में उत्तर दो, वरना पापा अभी लड़की वालों से बात करने वाले हैं। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया, पर राघव ने हाँ में जवाब दिया। तो तुम दोनों शादी के लिए तैयार हो? हाँ या ना में जवाब दो। मम्मी का मूड खराब हो चला था। कुछ देर मौन रहने के बाद राघव बोले, हाँ
मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। और बहू तुम? मम्मी जी राघव जैसा चाहेंगे मैं उनके साथ हूँ। मैंने अपनी बात सामने रख दी। मैं जानती थी अगर अब चुकी तो फिर आगे पछताना पड़ेगा। मम्मी सुनकर चली गई। उन्हें यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। 15 दिनों बाद हम दोनों का विवाह संपन्न हो गया। अगले दिन शाम को प्रतिभोज की पार्टी की गई। अधिकांश समझदार पढ़े लिखे पुरुष विधवा विवाह, वह भी घर में किए जाने पर मेरे ससुर जी को बधाई दे रहे थे और खुशी जाहिर कर रहे थे। यह सारा कार्यक्रम निपट जाने से मेरी और राघव की खुशी का ठिकाना नहीं था। यह तो मैं जानती थी। पुरुष वर्ग इस तरह के सामाजिक कार्यों में संतोष ही जाहिर करते हैं। उन्हें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं होती। पर कुछ महिलाएं विधवा विवाह, पुनर्विवाह या अपने ही घर में देवर से विवाह कर लेना पचा नहीं पाती। यही वे महिलाएं हैं जो स्वयं के विवाह में या अपनों के विवाह में दहेज की भरपूर लोलुप भी होती हैं। कम दहेज आने का मलाल उनमें बना रहता है, जो आगे दुल्हन के साथ कलह का कारण बना रहता है। खैर, मेरा अपने ही घर में अपने देवर से पुनर्विवाह हो गया। लोगों का कहा भला बुरा सब सहन कर लूंगी। जब घर वालों को कोई एतराज नहीं तो बाहर वालों की क्या चिंता करनी। अगले दिन सुबह सुबह मम्मी ने मुझे और मेरी ननंद को पास पड़ोस व बिरादरी में शादी का लड्डू वगैरह देने के लिए भेज दिया। जब हम अपने चचिया ससुर पवन सिंह के घर की बाउंड्री के पास पहुंचे तो हमें कई औरतों के जोर जोर से बतियाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। बात हमारे परिवार व शादी को लेकर हो रही थी। हमारे पैर थम गए। एक औरत की चिर परिचित आवाज़ आ रही थी, अरे ये पंडिताइन तो उनके बड़े लड़के को तो खा ही गई, अब लगता है दूसरे की बारी है। सीधे साधे बच्चों को न जाने किसकी नज़र लग गई। दूसरी सयानी औरत कह रही थी, बुढ़िया को भी तो तनक समझ होनी थी, उसने क्या उनके रंग ढंग नहीं देखे होंगे। अगली आवाज़ मिर्च मसाला लगा कर आ रही थी, उस घर में तो डायन आई है। डायन एक तो खा गई, अब न जाने कितनों को और खाएगी। कई औरतें हाँ में हाँ मिला रही थी। मैं आगे सुन न सकी। मुझे रुलाई आने लगी। मैंने धोती की छोर को मुंह में डाल लिया और वहीं से वापस लौट आई। भरे मन से मेरी ननंद भी मेरे पीछे पीछे लौट आई। मेरी रुलाई रोके नहीं रुक रही थी। बार बार वही शब्द कानों में गूंज रहे थे, बड़े लड़के को खा गई, अब लगता है दूसरे की बारी है। न जाने कब से फांस रखा है, उस घर में डायन आई है, डायन खा जाएगी। मैं अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर फूट फूट कर रोने लगी। उस पूरे दिन मैं अपने कमरे में बंद रही, किसी से नहीं बोली और ना कुछ खाया पिया ही। ननंद ने सारी बात मम्मी से कह दी होगी, सो उन्होंने मुझ पर अधिक दबाव नहीं डाला। मन हल्का होने के लिए छोड़ दिया। मेरी बेटी राघव के पास थी, कभी कभी उन्हीं के पास सो जाती थी। मैंने भी उसे अपने पास नहीं मंगाया। मेरे लिए यह सब बर्दाश्त की बाहर होता जा रहा था। मैं अपने आप से ही सवाल जवाब करने लगी थी। मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? प्यार करना क्या गुनाह है? हमने तो जातिवाद का बंधन तोड़ा था, इसमें हम दोनों की रजामंदी थी। विदेश या दूर दराज के शहरों में जाति कौन देखता है, गुण योग्यता देखी जाती है। फिर यहाँ यह ढकोसला क्यों? बाद में राघव की इच्छा को मैं टाल ना सकी। राघव में मुझे अपने शिवम का प्रतिबिंब नजर आता था, सो मैं भी उसी की ओर झुकती चली गई। मैं विधवा विवाह के लिए राजी हो गई, वह भी अपने ही घर में। इसमें क्या बुराई थी? शिवम तो एक हादसे के शिकार हो गए, उनके साथ हेमंत भी तो मारे गए। क्या वे भी मेरे ही कारण मृत्यु को प्राप्त हुए? क्या उन्हें भी मैं ही खा गई? दुनिया तो अब एडवांस हो गई है, पर हमारे गांव की महिलाओं की रूढ़िवादी सोच, अंधविश्वास कब समाप्त होगा? उनके हिसाब से मैं राघव को भी खा जाऊंगी। समझ नहीं आता मैं क्या करूं। कहीं कभी सचमुच राघव को कुछ हो जाए तो मैं सचमुच गांव भर की डायन कहीं जाऊंगी। लोग मुझे ढेले पत्थर मारेंगे। मैं कल्पना मात्र से ही सिहर उठी। यह सब लांछन मेरी बर्दाश्त की बाहर थे। इन उल्हानों, पाखंड व दोगलेपन की बातें सुनकर मन ही मन एक दृश्य आकार लेने लगा। कल सुबह मेरा सब आंगन के उगे बूढ़े नीम के पेड़ पर लटका है। साथ में जातिवाद, विधवा विवाह तथा अंधविश्वास पर मेरा सुसाइड नोट भी है। मैंने इन उल्हानों से बचने के लिए कायरता का रास्ता अपनाया है। अचानक विचारों की डरावनी लड़ियां टूट गई। वर्तमान में मौजूद मन में एक ऊर्जा होने लगी। मैं खुद से कह रही थी कि जब शिवम को खोकर मैंने हार नहीं मानी, जिंदगी का डटकर सामना कर, समाज की खोखली रस्मों व रिवाजों की दीवारें लांघ कर राघव सरीखा जीवन साथी पा लिया, तब किनारे में आकर डूबने की बेवकूफ़ी आखिर क्यों?
मुझे अभी जीना है, अपने लिए, अपनी बच्ची के लिए और राघव के लिए। समाज व लोगों का क्या है, मुझे अब इन लोगों की कोई परवाह नहीं। इस नए हौसले और नए उमंग के संग नंदनी निकल पड़ी अपनी नई जिंदगी की सफ़र की ओर। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई।